हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय उच्चायोग के बाहर फिर एक बार खालिस्तानियों का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, सुरक्षा कर्मियों पर फेंकी गई है स्याही। जी हां, बताएंगे कैसे भारत के कदम के बाद फिर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, सारी जानकारी बताएंगे दोस्तों इससे जुड़ी। और इसी बीच बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे अमित शाह जी, बताएंगे किस लिए, और साथ ही साथ कश्मीर को लेकर पाकिस्तानियों में मची बेचैनी, कह दिया भारत कश्मीर को बना देगा एशिया का स्विट्जरलैंड। सारी जानकारी बताएंगे दोस्तों, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है और भारतीय सेना में वो सारे ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर फिर खालिस्तानियों का प्रदर्शन। भारत के कदम के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दे पहले लंदन के भारतीय उच्चायोग के बाहर जमकर फिर बवाल हुआ है। खालिस्तानी समर्थकों ने सुरक्षा कर्मियों पर इंक फेंके हैं, यानी स्याही फेंकी है। बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की गई। पिछले दिनों भी खालिस्तान समर्थकों ने इसी तरह हिंसक प्रदर्शन किया था। एक तय साजिश के तहत भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जब से भारत में अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस पड़ी है, अमेरिका, कनाडा और लंदन में खालिस्तानी समर्थक सक्रिय हो गए हैं। उनकी तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्विटर पर भी एक तय रणनीति के तहत कुछ हैशटैग को वायरल करवाया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उनकी खालिस्तान मुहिम को जनता का समर्थन मिल रहा है। उसी कड़ी में अब लंदन में फिर एक बार भारतीय उच्चायोग के बाहर ये बवाल काटा गया है। पानी की बोतलें भी उच्चायोग की तरफ फेंकी गई हैं। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ भारत में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने अपने हलफनामे में उस बारे में विस्तार से बताया था। भारत की ओर से लंदन में उच्चायोग पर हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की गई थी और इस घटना के 3 दिन बाद एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन का प्लान बनाया और पिछली बार की ही तरह वो भी इस बार मामले को दबाने के पक्ष में था। आपको बता दें दोस्तों कि इस बात को समझते हुए भारत ने भी जैसे को तैसा वाला रुख अपनाया। भारत ने नई दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त से बैरिकेड्स हटा लिए, यानी सुरक्षा को कम कर दिया। भारत ने साफ संदेश दिया है कि यदि लंदन में भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं तो नई दिल्ली में भी ब्रिटिश अधिकारियों के साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा। इसका असर तुरंत दिखाई दिया दोस्तों। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया गया। बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों, लाइसेंस अधिकारी, पेट्रोलिंग ऑफिसर को तैनात कर दिया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों को गश्त करते भी देखा गया। जी हाँ दोस्तों, भारत का हमेशा से एक आदत रहा है कि उसने आगे से कभी भी बदले की भावना नहीं दिखाई है। कभी भी ये नहीं किया है कि तुमने ऐसा किया है इसीलिए हम भी वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों भारत पहले चीजों को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। जब पानी सर से ऊपर जाता है दोस्तों, तब भारत को भी जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनानी पड़ती है। हाल इस पर आपकी जो भी निजी राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों फेसबुक पर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को दिखा दिया लोन की जगह ठेंगा, नहीं दी भीख। भारत का दिल खोलकर किया स्वागत। बता दें आर्थिक मंदहाली में डूबे पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम दोस्त सऊदी अरबिया ने ठेंगा दिखाते हुए मुफ्त में कर्ज देने से मना कर दिया है। यही नहीं, सऊदी अरबिया पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानने के लिए भी कहा है। सऊदी ने कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान से जहां किनारा कर लिया है, वहीं सोमवार को राजधानी रियाद में भारत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बैठक में भारत का दिल खोलकर स्वागत किया है। इस बैठक के बाद अब दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच रियाद में हुई बैठक में व्यापार और निवेश की दिशा में हुई प्रगति पर खुशी जताई गई। इस बैठक में भारत और खाड़ी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। भारत ने इस दौरान ऊर्जा, खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, IT सेक्टर और आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमित शाह जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। LOC के पास शारदा देवी मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया इन्होंने। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगस्त 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के माध्यम से प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया।
अब करीब 44 महीने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि प्रदेश में शांति बहाल हुई है। अमित शाह ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के करीब मां शारदा देवी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कश्मीर के कुपवाड़ा में करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास माता शारदा देवी मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद कहा कि मंदिर का उद्घाटन शारदा संस्कृति को पुनर्जीवित करने की खोज की शुरुआत है। उन्होंने कहा वो अपने अगले कश्मीरी दौरे की शुरुआत माता शारदा देवी मंदिर में मत्था टेक कर करेंगी। शारदा देवी मंदिर के वर्चुअल उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को उसकी पुरानी परंपरा और संस्कृति में वापस ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर का खुलना नई सुबह की शुरुआत है। करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर नियंत्रण रेखा के पार शारदा पीठ खोलने की मांग का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र निश्चित रूप से इस पर प्रयास करेगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में शांति स्थापित हुई है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के जो कदम है वाकई में सराहनीय है दोस्तों, तो कमेंट में ये बात कहते हुए जय मां शारदा कहना मत भूलेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अपने ही देश पर बरसे पाकिस्तानी विशेषज्ञ कहा कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना देगा भारत। जी हां, आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान के लोग ही उसकी आलोचना करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के उसके अपने ही लोग उसे आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के विशेषज्ञ यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा न होता तो वो भी तबाह हो गया होता। पाकिस्तानी आर्थिक विशेषज्ञ सैयद शब्बर जैदी ने ट्विटर पर पाकिस्तानी नीतियों की खूब आलोचना की। उन्होंने भारत का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा है कि अगर कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, जैदी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है तब से गैर कश्मीरी भी वहां जमीन खरीद सकते हैं। यूएई के कश्मीर में निवेश को उन्होंने 1947 के बाद की सबसे दुखद घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भारत कहां है और हम कहां खड़े हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत और विश्व जिस तरह से कश्मीर में निवेश कर रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ समय बाद ये एशिया का स्विट्जरलैंड बन जाएगा। जी हाँ, सैयद शब्बार जैदी ने पाकिस्तान की हकीकत को बयां करते हुए कहा कि 1947 में बंटवारा हुआ था, उसके बाद से ही भारत लगातार विकास कर रहा है और पाकिस्तान आज कंगाल हो गया है। आज पाकिस्तान की वो स्थिति भी नहीं है जो आजादी के समय था। भारत ने 2002 से 2023 तक अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में कई अंदरूनी समस्याएं हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है, लेकिन हाल ये है कि यहाँ जनता से ऊपर राजनीति और सैन्य ताकत हो गई है। बहरहाल जैदी ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान को भारत से सबक लेने की जरूरत है, भारत से सीख लेने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को देखना चाहिए कि एक समय था जब पूरा विश्व भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे और आज का समय है जहाँ पर अब भारत पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने लायक ही नहीं बचा। ऐसे में अगर आप भी जैदी के बयान को वास्तव में सही मानते हैं दोस्तों और मानते हैं कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी वाली नीति है उसी ने पाकिस्तान को आज डुबोया है और वास्तव में कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, तो कश्मीर में भी वही विकास होगा जो भारत के अन्य राज्यों में होगा। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर जो भी निजी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कह दी बड़ी बात। कहा जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी हाँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि जब विधायक पद की शपथ ली थी तो उस वक्त राज्य में 2 संविधान थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ हुई बातचीत में कहा कि बेशक मैं विधानसभा चुनाव तब तक नहीं लड़ने वाली जब तक आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता, क्योंकि ये मेरे लिए भावुक मुद्दा है। जब विधानसभा में विधायक पद की शपथ हो तो 2 संविधान हो, एक जम्मू कश्मीर का और एक दूसरा भारत का, एक ही समय पर 2 झंडे हो सकता है कि मेरी तरफ से ये मूर्खता भरा फैसला हो, लेकिन ये मेरे लिए भावुक मुद्दा है। ये विधानसभा को लेकर है, संसदीय चुनाव के बारे में मैं नहीं जानती। आपको बता दें, वहीं इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने राज्य में चुनावों को लेकर बयान देते
हुए कहा था कि वो चुनाव पर कुछ कैसे कह सकती है, क्योंकि ये फैसला तो बीजेपी को लेना है, न कि चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने तो पहले ही कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन वो ये चुनाव तभी कराएंगे जब स्थिति बीजेपी के अनुकूल हो जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार से 370 को बहाल करने को लेकर राग अलाप रही, अगर आप भी मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती के लिए अब ये सपना ही हो जाएगा 370 बहाली, तो आप भी कमेंट में महबूबा मुफ्ती को दो बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों 370 बहाली को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था 370 को हटाने को लेकर, उसके सपोर्ट में पूरा भारत है। चलते हैं खबर की तरफ, जहां क्या IMF से लोन श्रीलंका को बचा लेगा, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दे रहे ये चेतावनी। बता दें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने सोमवार को श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाने वाला बड़ा फैसला लिया है। IMF ने श्रीलंका के लिए $3 अरब के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस मंजूरी के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आने वाले चुनौती की भी चेतावनी दी है। दरअसल IMF ने लोन के साथ ही कई तरह की सख्त शर्तें लगा रखी हैं। इन्हें देखते हुए रानिल विक्रमसिंघे का मानना है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। चीन की ओर से ऋण राहत आश्वासन की पेशकश के बाद सोमवार को लंबे समय से लंबित रिलीफ पैकेज को जारी किया गया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इसे आर्थिक रिकवरी के लिए लोन को एक मील का पत्थर बताया और इसकी सराहना की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि बेल आउट सिर्फ पहला कदम है, आने वाले दिनों में और भी कठिन फैसले लेने होंगे। विक्रमसिंघे ने कहा कि IMF का लोन अपने आप में अंत नहीं है, ये एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां कश्मीर का सही नक्शा दिखाओ या SCO मीटिंग से निकलो बाहर। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को दिखाया बाहर का रास्ता। जी हां, कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया पाकिस्तान ने, तो भारत ने लगाई फटकार, जिसके बाद पाकिस्तान ने SCO समिट से ही बना ली दूरी। बता दें भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित SCO की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान से नक्शा सुधारने या फिर बैठक से दूर रहने को कहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भारत वर्तमान में SCO का अध्यक्ष और कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। SCO के अंतर्गत होने वाले इस बैठक को एक भारतीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी IDSA आयोजित कर रहा था। इसका विषय था SCO सशस्त्र बलों को का सैन्य चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और महामारी में योगदान। अब दोस्तों इस बैठक में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को भी भाग लेना था। सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के अनुसार भारतीय पक्ष के पाकिस्तानी मानचित्र पर आपत्ति जताए जाने के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने बैठक में भाग न लेने का फैसला किया। इस्लामाबाद ने दावा किया है कि भारत ने प्रभावी रूप से निमंत्रण वापस ले लिया है और इस कारण पाकिस्तानी टीम इस बैठक में शामिल नहीं हो सकी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया था कि मानचित्र यानी तुम्हारे नक्शे में कश्मीर को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है और उस पर आपत्ति है हमें, और अगर वो सम्मेलन में भाग लेना चाहता है तो एक और मौका दे रहे हैं, कृपया करके उस नक्शे को सही से रिप्रेजेंट करो। इस पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लेने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कुछ साल पहले ही कश्मीर को लेकर अपने देश का गलत नक्शा जारी किया था, तब भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इसे खारिज कर दिया था। अब पाकिस्तान उसी नक्शे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उस नक्शे में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में दिखाया है, यानी पाकिस्तान ने उसको अपना हिस्सा बताया है और यही चीज पर भारत को गुस्सा आ गया दोस्तों, क्योंकि पूरा विश्व जानता है, एक एक भारतीय जानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा और किसी की इस पर मजाल नहीं कि वो इस पर आंख भी उठा सके। नक्शा तो दूर की बात है। बहरहाल अगर आप भी भारत के इस बयान का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि ऐसो को ऐसे ही फटकार लगाना चाहिए, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पार्टी पर बैन लगाया तो जीत जाएंगे इमरान। बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों पीछे हटी शहबाज की सरकार। दरअसल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का शीर्ष नेतृत्व इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में था। इसके लिए प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व आम सहमति तक पहुंचने में विफल रही। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक PDM नेताओं ने सोमवार को मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीफ
ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए पाकिस्तान सरकार के गठबंधन दलों के प्रमुखों का एक सत्र बुलाया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बैठक में पीडीएम नेताओं ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार और विस्तार से चर्चा की है। हालांकि सूत्रों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अन्य पार्टी ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक में सूचित किया गया है कि प्रस्ताव गलत है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे इमरान खान को ही फायदा हो जाएगा और जन भावना का फायदा उठाकर इमरान खान की पार्टी विजयी होकर उभरेगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जिनपिंग का प्लान रशिया यूक्रेन जंग खत्म करा सकता है। पुतिन ने कहा शांति तभी आएगी जब पश्चिमी देश और कीव इसके लिए तैयार हो। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट ने मंगलवार शाम ऑफिशियल मीटिंग की। इस दौरान दोनों देशों ने माना कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होना चाहिए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बैठक में जिनपिंग और पुतिन ने एक अहम घोषणा पत्र पर साइन किया। इस घोषणा पत्र में लिखा था कि परमाणु जंग में किसी की जीत नहीं होती, ये कभी नहीं छेड़ी जानी चाहिए। तो वहीं जिनपिंग से रशिया यूक्रेन जंग पर बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा कि चीन के पीस प्लान को जंग खत्म करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी देश और कीव तैयार हो तब शांति पहल को आगे बढ़ाया जा सकता है। चीन के 12 पॉइंट के पीस प्लान में रूसी सैनिकों की यूक्रेन से वापसी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ बातचीत करने और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया को धड़ाधड़ ड्रोन भेज रहा चीन, अमेरिका की हर कोशिश हुई फेल, इस बात की बड़ी टेंशन। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच चीन युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लगातार ड्रोन मुहैया करा रहा है रशिया को। बाइडेन प्रशासन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूस में ट्रांसफर करने को लेकर कड़े कदम भी उठाए थे, लेकिन अमेरिका का ये कदम प्रभावी साबित नहीं हो पाए। रशिया को चीन से ड्रोन की सप्लाई मिल रही है। चीन रशिया को $12 मिलियन से ज्यादा का ड्रोन दे चुका है। रशिया के कस्टम डेटा के मुताबिक चीन ने अब तक सबसे ज्यादा ड्रोन रशिया को सप्लाई किए हैं और ये भी पता लगाने में मुश्किल आ रही है कि चीनी ड्रोन में अमेरिका की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां INS विक्रांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में करेगा विस्थापित। जी हां, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्ध पोत है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पसंदीदा सुरक्षा कवच बनेगा। ये युद्ध पोत हिंद महासागर में सामरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराएगा। $3 बिलियन की लागत से बनाए गए इस युद्ध पोत को सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तब से युद्ध पोत ने कई गहन ऑपरेशन किए हैं, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K का लैंडिंग और टेक ऑफ शामिल है, जो कि इस युद्ध पोत पर लड़ाकू विमानों के एकीकरण को चिन्हित करता है। INS विक्रांत की हिंद महासागर में तैनाती को लेकर कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन विद्याधर हरके ने ABP लाइव को बताया कि विक्रांत हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक स्थान को भी मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है और हम सभी के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बने हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। इन अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। बता दें, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन के दौरे पर रहे। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें रशिया के यूक्रेन पर हमले की निंदा की गई। बता दें कि भारत दौरे के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन दौरे पर गए थे। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में रशिया की आक्रामकता की आलोचना की गई। बयान में कहा गया कि रशिया की आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो कि न्याय पर आधारित है उसका उल्लंघन करती है। साथ ही ये UN चार्टर के मूलभूत सिद्धांत खासकर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी उल्लंघन है। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां 5G के बाद अब 6G की तरफ बढ़ रहा अपना भारत। PM मोदी ने किया इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी नए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर और भारत के 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस दौरान PM मोदी ने कहा है कि आज से हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू हुआ है। मैं आप सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पहले ही दिन टेलीकॉम यानी ICT तथा इससे जुड़े इनोवेशन सेंटर को लेकर बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। नए सेंटर को लेकर PM मोदी ने कहा कि इनोवेशन सेंटर से देश में नए अवसर बनेंगे। यहाँ हर जगह इंटरनेट पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ दुनिया में सबसे अधिक संपर्क सुविधा वाला लोकतंत्र है। जन धन, आधार और मोबाइल की संयुक्त ताकत दुनिया के लिए एक केस स्टडी रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी सार्वभौमिक है और उस तरह उस तक हर किसी की पहुंच है। पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ता 2014 में 25 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 85 करोड़ हो गए हैं। शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपयोगकर्ताओं की संख्या ज्यादा है। बहरहाल दोस्तों, 5G को आए हुए कुछ ही समय हुए हैं दोस्तों कि 6G पर अब अपना भारत काम करने वाला है और मोदी जी ने इसका इनोवेट भी किया है। अब ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी जी के ही नेतृत्व में आज भारत वाकई में तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, तो दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी दिल से जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मोदी जी को और लंबी उम्र दे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां फिर एक बार कोरोना को लेकर बहुत बड़ी खबर। 14 दिन में देश भर में बढ़े कोरोना के केस। एक्शन में आए पीएम मोदी जी, लोगों से कहा मास्क अवश्य लगाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मौजूदा हालात तथा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7026 पहुंच गई है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने मास्क लगाने की अपील की है। पीएम मोदी जी को स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बताया कि रोजाना नए केस का औसत 888 है। पीएम ने नए स्ट्रेन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा है। सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 5 लोगों की मौत होने के साथ मृतक की संख्या 5,30,813 हो गई है। केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में एक मौत दर्ज की गई, जबकि केरल में पूर्व में हुई मौत कोविड-19 से होने की पुष्टि होने पर संबंधित आंकड़ों में शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों 2023 में फिर एक बार कोरोना वायरस के बढ़ने को लेकर ये बड़ी खबर थी दोस्तों, जिसको केंद्र सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से बड़ी बैठक बुला करके इस पर पूरा संज्ञान लिया है दोस्तों। और मोदी जी ने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि कृपया करके मास्क लगाना मत भूलिए, मास्क को लगाए रखिए। अगर आप भी दोस्तों बाहर निकलते हैं और मास्क लगाते हैं तो कमेंट में ये बात लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थे तो कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।